जय हिंद भारतवासियों, बात करेंगे आज की ताजा खबरों की। सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक जानकारी के लिए योजना तैयार कर रही है। उच्चतम न्यायालय का पीएम केयर्स निधि की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार। विदेशी पत्रकारों को सपरिवार भारत यात्रा की अनुमति। फिलीपींस में 6.6 तीव्रता का भूकंप। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री से बातचीत की, प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक निवेश के लिए आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी हिस्सों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने राज्य सरकारों के आवास तथा शहरी विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक अधिकारी से कहें कि वे रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। श्री पुरी ने कहा कि ये लोग महामारी के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एक योजना तैयार कर रही है। इससे रेहड़ी पटरी वाले अपनी पात्रता के आधार पर सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,70,000 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,35,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार ने इस साल 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी, जिससे मध्यम से रेहड़ी पटरी वाले 10,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी में राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रपति आपदा कार्रवाई कोष एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, न्यायमूर्ति श्री आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति श्री एम आर शाह की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह भिन्न है। कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने विदेशी पत्रकारों को सपरिवार वैध वीजा पर भारत यात्रा की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि भारत यात्रा के इच्छुक विदेशी नागरिकों की कुछ और श्रेणियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों तथा वीजा में और ढील देने की आवश्यकता पर विचार के बाद यह फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह अनुमति कोविड से संबंधित स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन के बाद दी जाएगी। फिलीपींस के मध्य भाग में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसपर तीव्रता 6.6 मापी गई है। इससे अनेक घर ढह गए और सैकड़ों तथा फिलीपींस के मध्य भाग में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, तीव्रता 6.6 मापी गई। इससे अनेक घर ढह गए और सड़कों तथा पुलों को भी नुकसान पहुंचा। भूकंप का केंद्र तटीय कस्बे केटाइनगंज से करीब 5 किलोमीटर दूर और धरती की सतह से 21 किलोमीटर गहराई पर था। फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। 1990 में उत्तरी फिलीपींस में 7.7 तीव्रता के भूकंप से करीब 2000 लोग मारे गए थे।
विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से दोनों देशों के पड़ोस की स्थिति और आपसी सामरिक संबंधों को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। यह चर्चा भारत अमीरात व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी संयुक्त आयोग के 13वें सत्र के दौरान हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री जयशंकर ने बुनियादी ढांचा, खाद्य उद्यान, राजमार्ग, पतन, हवाई अड्डा, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में अमीरात से निवेश आमंत्रित किया। दोनों मंत्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक माहौल में बातचीत हुई। दोनों मंत्रियों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाओं की प्रगति कर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने अपने पड़ोस से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों और संयुक्त राष्ट्र तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा की। चर्चा के दौरान अमीरात के शिष्टमंडल में भारतीय समुदाय के योगदान की तारीफ की और ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों में संबंध को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस महामारी के आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभावों को दूर करने की कार्यनीति पर विमर्श किया। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी हिस्सों में 16 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे जान माल का नुकसान हुआ है। नेपाल और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे पानी और जारी बारिश राज्यों के विभिन्न भागों में बाढ़ का कारण बनी हुई है। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सहायता खिलाड़ियों को जल्द से जल्द खेल गतिविधियों से जुड़ने में मदद करेगी। बात करें विश्व और भारत के कोरोना वायरस मामलों की। विश्व भर में 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। वहीं मृत्यु 7.8 लोगों से ज्यादा की हो चुकी है और रिकवरी 1.5 करोड़ लोगों की हो चुकी है। बात करें भारत की तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, जहां कोरोना वायरस के मामले 27 लाख से पार हो चुके हैं। वहीं 53,000 से ज्यादा मौतों और साथ ही साथ 20 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहें डिफेंस इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।